कॉमरेड सुभाषनी अली को आमंत्रित करूंगा। वो सीपीएम की पोलित ब्यूरो मेंबर हैं, सांसद रही हैं और दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। कॉमरेड सुभाषनी अली, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं स्मृति में व्याख्यान के लिए। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने बीच हमें बुलाया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया है। इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे तो कॉमरेड की स्मृति दिवस कल थी, लेकिन किसी कारण से मैं कल नहीं जुड़ पाई और आज आई हूँ आपके बीच में। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबोध भी, जिनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कॉमरेड मोरे के बारे में मैं बातचीत रखूंगी, तो मैं 10 साल तक मुंबई में सीपीआईएम की सदस्य की हैसियत से काम कर चुकी हूँ और वहाँ सबसे पहले कॉमरेड मोरे के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। कॉमरेड सत्येंद्र मोरे जो उनके बेटे हैं, उनसे मिलने का काफ़ी मौका मिला और ये जो सुबोध हैं और उनके भाई, उनके साथ भी बहुत मिलना होता था। तो बीच बीच में बातें आरबी मोरे जी के बारे में हम लोग सुनते रहते थे इनसे। तो उसके बाद कॉमरेड सत्येंद्र मोरे ने अपने पिता पर पूरी एक उनकी जीवनी लिखी और जो कॉमरेड मोरे ने खुद अपनी आत्मकथा शुरू की थी और जो शायद मेरे ख्याल से 1924 में उन्होंने उस कहानी को छोड़ दिया, वो काफ़ी बीमार थे, तो उसको और कॉमरेड सत्येंद्र मोरे द्वारा लिखी उनकी जीवनी, इनको छापा गया और देवयानी जी जो सुबोध की मम्मी है, उनका बड़ा आग्रह था कि मैं आकर के उस पुस्तक को रिलीज करूं मुंबई में। और ये वास्तव में मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय था। तब तक मैं मुंबई छोड़ चुकी थी, लेकिन मैं वहाँ पहुंची थी इस काम को करने के लिए। और उसके बाद अब वो पुस्तक मेमोइर्स ऑफ अ दलित कॉमरेड, इसको वेस्टवर्ड पब्लिकेशंस ने एक बहुत अच्छे एडिशन में छापा है। इसकी भूमिका भी बहुत बढ़िया है और इसका हिंदी अनुवाद भी सुबोध की मदद से हो चुका है और बहुत जल्द वो हिंदी पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो आप सबके सबसे आग्रह करूंगी कि जो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं वो अंग्रेजी वाली किताब को ज़रूर पढ़ें और बाकी लोग इंतज़ार करें और जैसे ही वो हिंदी में उसका अनुवाद छपता है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ बोलूँगी वो बहुत कम है। एक इतनी भरपूर जिंदगी, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक इंसान अपने 24 घंटे के दिन में इतना सब कुछ कैसे भर सकता है, इतना काम कैसे कर सकता है। ये एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक पहलू है कॉमरेड मोरे की जिंदगी के बारे में। तो अब मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। कॉमरेड मोरे के बारे में समझ के लिए उनका जो जन्म है और उनका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवेश में हुआ, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग ऐसा नहीं है कि आसमान से टपक पड़ते हैं, हर एक के पीछे एक इतिहास होता है, हर एक का एक संदर्भ होता है। तो कॉमरेड आरबी मोरे, रामचंद्र मोरे का जन्म कोंकण के इलाके में हुआ था, जो उस जमाने में रायगढ़ कहलाता था। वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है महाराष्ट्र का और कई कारण से वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये है कि उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और वहाँ पर जो महार जाति के लोग हैं, उन्होंने उस जमाने में बाकी दलित समाज के तमाम हिस्सों की अपेक्षा काफी प्रगति की थी और उनकी प्रगति का प्रमुख कारण था कि उनको फौज में मौका मिला था। आपको सबको पता है कि पेशवा के खिलाफ जो अंग्रेजों की लड़ाई थी, उसमें महारों का बहुत ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शिरकत रही है और उसके कई कई इंटरप्रिटेशंस, परिभाषाएं भी अलग अलग लोगों ने की है।
लेकिन वो जो भीमा कोरेगांव का इतिहास है वो उसी लड़ाई के साथ 1818 के उस युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। तो महार उपजाति के लोग उसके बाद से अंग्रेजों की फौज में अ, उनको दाखिला मिलना शुरू हुआ, बीच में बंद भी हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन करके उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। और आप लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता स्वयं महार थे और वो भी अंग्रेजों की फौज में काम कर चुके थे, इसीलिए मऊ में जो बड़ी छावनी है वहाँ बाबा का जन्म हुआ था। तो बाबा साहब और कॉमरेड आर बी मोरे और बहुत सारे उस समय के जो दलित चिंतक थे, उनका सबका जो उनकी जो जड़ें हैं वो इसी महार उपजाति के फौजी इतिहास से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि फौज में इन लोगों को केवल एक स्थायी नौकरी का मौका नहीं मिला, बल्कि उनको अपने बच्चों को करने का मौका भी मिला, उनको दुनिया देखने का मौका भी मिला। और जब वो अपने गांव वापस लौटते थे सेवानिवृत्त होने के बाद, तो उनका काफी ऊंचा स्थान केवल अपने समाज में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में वहां पर हासिल उनको होता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में रामचंद्र मोरे जी का भी जन्म हुआ। उनके परिवार में भी ऐसे लोग थे जो फौज में थे, उनके परिवार में भी ऐसे लोग थे जो शिक्षा हासिल करने का मौका मिला था, उनके पास जमीन थी, वो पढ़े लिखे थे, वो मास्टरी का काम करते थे और उनकी माली हालत बाकी दलित समाज के लोगों से काफी अच्छी थी। उनके अंदर एक आत्मविश्वास था, एक आत्मनिर्भरता थी और समाज के अंदर उनका एक काफी ऊंचा स्थान भी था। ये सारी चीजें एक नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने में बहुत मदद करती हैं और निश्चित रूप से कॉमरेड मोरे को भी इससे बहुत मदद मिली। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि उस इलाके में बहुत सारे दलित चिंतक और दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग भी पैदा हुए, जो एक तरह से कड़ी है महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। एक नाम है वालंकर जी का, जो फौज में थे, फौज से सेवानिवृत्त हुए, वो एक तरह से लोगों के गुरु थे और उनका मतलब महात्मा फुले से भी रिश्ता था और फुले जी के मतलब मदद से उन्होंने समाज सुधार का काफी काम अपने इलाके में किया और उनको वहाँ महाड की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसका भी सदस्य बनाया गया और एक तरह से उनकी भी मिसाल कॉमरेड मोरे के सामने थी। तो जैसा मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक पूरा संदर्भ है जिसमें हमको पहले कॉमरेड मोरे और बाद में डॉक्टर अंबेडकर के करियर को, उनके मतलब काम को देखने की जरूरत है। फूले के बाद वालंकर जी के बाद और तमाम लोग जो उनके साथ के थे और इधर एक तरफ कॉमरेड मोरे और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि कॉमरेड मोरे ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मुलाकात तो काफी बाद में की, लेकिन मैं कह रही हूँ जड़ें उनकी एक तरह से एक ही जगह से निकली हुई थी। तो ये जो आत्मविश्वास कॉमरेड मोरे ने हासिल किया अपने पूरे संदर्भ से, अपने माहौल से, हम इसको देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में एक तो लोगों का उनके प्रति एक काफी विश्वास था कि ये लड़का आगे चल करके कुछ करेगा और दूसरा उनके अंदर खुद भी काफी आत्मविश्वास था। हालांकि उनका परिवार, जैसा कि मैंने कहा, खासतौर से उनकी जो पिता की तरफ का परिवार था वो काफी संपन्न था, अपने इलाके का शायद सबसे ज्यादा संपन्न परिवार था। लेकिन उनके पिताजी खुद बहुत बुरे दिन उनको देखने पड़े क्योंकि वो कर्ज में डूबे
और उनकी सारी संपत्ति छिन गई। वो बहुत बुरी हालत में ज़्यादातर रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तो बताते हैं कॉमरेड मोरे जो 11 साल के थे, उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और उनकी माँ ने उनको बहुत मुश्किलों से पाला। उनके जो अपने मायके के लोग थे वो मदद करते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा साधन संपन्न नहीं थे, तो उनकी माँ को मज़दूरी भी करनी पड़ती थी क्योंकि जो उनके पिता का परिवार था, उनका जो पैतृक परिवार था कॉमरेड मोरे का, वो कॉमरेड मोरे की तो काफ़ी मदद करता रहता था, लेकिन वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ छीनने की देखता था और उनकी माँ को कभी उन्होंने आदर सम्मान नहीं दिया और जो कुछ भी उसको कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए मिल जाते थे, वो भी उनके ससुराल के लोग उनसे एक तरह से अपना अधिकार जमाते हुए कि हम आपके पति के परिवार के लोग हैं, इसलिए वारिस हम हैं, वो पैसा भी उससे छीन लेते थे। तो इससे संपन्नता के बीच पैदा होने के बावजूद कॉमरेड मोरे को छोटी उम्र से ही गरीबी का भी बहुत एहसास हुआ और गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है, मज़दूरों की ज़िंदगी कैसी होती है। खुद उनकी माँ भी मज़दूरी करते थे, खुद उन्होंने भी अ अ, पढ़ाई के साथ-साथ मज़दूरी की, तो वो दूसरी दुनिया को भी अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कोशिश पहले तो वो एक अपने समुदाय के लिए जो स्कूल था अपने गाँव में उसी में पढ़ते थे। उसके बाद उनको मौका मिला एक इंग्लिश स्कूल जो महाड में था, उसमें दाखिला लेने का मौका मिला और अपने पिता की मौत के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने उसका इम्तिहान दिया और कुछ महीनों के बाद उनको पता चला कि वो पूरे इलाके में पहले स्थान पर उस एग्ज़ाम में उनको नंबर मिले और उनको 5 रुपए महीने की छात्रवृत्ति भी सरकार की तरफ से मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के वो वहाँ गए। लेकिन वो जो मालिक था स्कूल का, स्कूल की बिल्डिंग का उसका नाम था धारप। वो अ, बिल्कुल तैयार नहीं था कि एक दलित बच्चा उनकी बिल्डिंग में बैठ कर के पढ़ाई करेगा। तो इसलिए स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद, पहले नंबर पर आने के बाद उनको वहाँ से अ, वापस भेज दिया गया और कह दिया गया उनको कि अब आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। तो ख़ैर वो अपने गाँव वापस चले गए और गाँव के तमाम जो जीवन था उनका बहुत मज़े का जीवन था, उसमें वो पूरी तरह से लग गए। लेकिन वो बताते हैं कि जहाँ वो पशु चराने जाते थे उसके बगल में एक काफ़ी बड़ा आदमी रहता था और उसने एक दिन इनको बुलाया और कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये मैं तुमको 2 लोग और भी वहाँ बैठे थे और उन लोगों ने कहा कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ गुज़री है, इस पते पर तुम लिख कर के भेज दो। उनको नहीं पता था रामचंद्र जी को कि ये पता किसका है, तो उन्होंने ये पूरी घटना उस पर लिख कर के भेज दी और 2 ही 3 दिन के बाद वो जो स्कूल था, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारा दाखिला हो रहा है। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि उनका वो जो कार्ड था, उस पर जो पता था वो एक अख़बार का पता था और उनकी ये बात उस अख़बार ने छाप दी थी और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरे साथ ये जो अन्याय हुआ है, कानून तोड़ा गया है, इसके लिए ये जो भी सरकारी मदद स्कूल को मिलती है, वो बंद हो जानी चाहिए। तो इसके डर से स्कूल के प्रबंधकों ने इनको बुलाया, बहुत नाराज़ थे और उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई कि वो दरवाज़े के पास बैठेंगे, ताकि किसी बच्चे पर उनका हाथ ना लगे, वो किसी को छुए ना और वो वहीं बैठ कर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की अ, दरवाज़े के पास बैठ कर के। लेकिन कॉमरेड मोरे की जीवनी अगर आप देखेंगे, तो हर मुसीबत को उन्होंने एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया। तो चूँकि वो बाकी बच्चों से दूर बैठते थे, इसलिए कुछ क्लास थे जो जिनमें वो भाग नहीं ले सकते थे। जैसे जो मतलब ड्रिल पीटी टाइप का क्लास होता है और ड्राइंग का क्लास, तो उसमें वो शामिल नहीं होते थे क्योंकि सबके साथ बैठना पड़ता था। तो वो उस मौके को
का फायदा उठा करके स्कूल से गोल हो जाते थे और महाड़ में ही घूमते रहते थे। तो महाड़ में उनके गाँव के बहुत से लोग आते थे जो उन्हीं के सहजाति थे, उनसे वो मिलते मिलाते थे और उनके बारे में पता लगाते थे कि इनकी समस्याएँ क्या हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो महाड़ के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, उसका पानी वो नहीं पी सकते थे। इसलिए वो प्यासे रहने के लिए मजबूर रहते थे, उनको कहीं भी पानी नहीं मिलता था और वो सुबह आते थे अपना सामान महाड़ में बेचने, दिन भर वो प्यासे रहते थे। तो कॉमरेड मोरे ने उस बहुत ही मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र रही होगी, उन्होंने एक मीटिंग की जो महाड़ बस्ती थी उसमें और उसमें उन्होंने कहा कि हमको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा और उन्होंने एक और दूसरे मेरे ख्याल से चमार जाति के थे, उनको राज़ी किया कि वो एक चाय की दुकान शुरू करेंगे, उसी जगह पर जहाँ पर वो सारे महार लोग आते थे अपना सामान लेकर के। तो वहाँ पर उसको एक जगह दी गई एक चाय की दुकान खोलने के लिए और जो भी चाय पीता था उसको 1 ग्लास पानी इन्हें मुफ्त में देना पड़ता था। ये पानी ये टैंकर से खरीद करके अपनी दुकान पर रखते थे। लेकिन कॉमरेड बोरे को मुफ्त की चाय और मुफ्त का पानी मिलता था तो वो घंटों वहाँ बैठते थे उस दुकान पर और लोगों से बातचीत करते थे, उनके जीवन में पता लगाते थे और फिर धीरे-धीरे उन्होंने लोगों की चिट्ठियाँ भी लिखना शुरू कर दी, जो उनके ज्ञापन होते थे, जो उनकी समस्या होती थी सरकार से, उन ज्ञापनों को भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो एक तरह से बिना बिना सोचे-समझे एक एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता की ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को शामिल कर दिया और पानी की समस्या से लेकर के और तमाम दूसरी समस्याओं के हल ढूँढने में वो लगे। उसके बाद वो जो चाय की दुकान थी वो मतलब बंद करनी पड़ी और एक होटल खोल दिया गया। उस होटल में कुछ कमरे भी थे और वो तमाम दलित लोगों के लिए एक अड्डा बन गया। वहाँ लोग आते थे, बैठते थे, रात को रुकते थे, बातचीत करते थे, अपने अनुभव बाँटते थे और इस सब के बीच में कॉमरेड मोरे बैठ कर के बात भी करते थे, सुनते भी थे और मदद भी करते थे। तो इस तरह से उनको एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव लोगों के जीवन के बारे में समझने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला और लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए भी शिरकत करने का मौका मिला। बिना सोचे-समझे, बिना योजना बनाए वो एक एक्टिविस्ट इस तरह से बन गए और हमेशा उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाई। अब इन बातों को मैं थोड़ा-सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि यही जो महाड़ का ताल था, जहाँ से दलित पानी नहीं पी सकते थे, आप सब जानते हैं कि इसका एक इतिहास में बहुत ज़बरदस्त इसकी एक भूमिका कुछ सालों के बाद देखने को मिली और हम लोग धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। खैर बहुत सारी कहानियाँ हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई करने की कोशिश की, फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, फिर वो काम करते थे, तरह-तरह के उन्होंने काम किए और काम करने के दौरान उन्होंने कई बार बम्बई का भी भ्रमण किया और बम्बई में निश्चित तौर पर वो दलितों के बस्तियों में रहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनके इलाके के बहुत सारे लोग बम्बई में मज़दूर थे। वो सूती के कारखानों में मज़दूर थे, वो बंदरगाह में मज़दूर थे, वो बीएसटी में मज़दूर थे, वो सफाई कर्मचारी थे। हज़ारों की संख्या में उनके इलाके और दूसरे इलाके के दलित बम्बई के मज़दूर थे और वो उन्हीं की चालियों में रहते थे। वहीं उनके गाँव के लोग थे, उनके जान-पहचान के दूर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के साथ वो रहते थे। बीच-बीच में काम भी कर लेते थे, नौकरी भी कर लेते थे, फिर काम छूट जाता था। लेकिन जो चाल की ज़िंदगी थी, जो दलित मज़दूरों की ज़िंदगी थी, उसके हर पहलू को उन्होंने बहुत नज़दीक रह करके देखा और इसके साथ-साथ शुरू से ही उनका संस्कृति में बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी थी, दलित संस्कृति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इन घरों में रह कर के उनको जो तमाशा खेला जाता है, जिसमें दलित बड़ी संख्या में भाग लेते हैं,
उसकी बहुत अच्छी जानकारी मिली। जो अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक मतलब कलाएं हैं, जो खास तौर से दलितों की विरासत है, उसके बारे में उनको बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला। और उन्होंने तमाशा में भी भाग लिया, उन्होंने गीत भी खूब गाए, वो भजन भी गाते थे। तो उनका दलित संस्कृति के साथ एक बहुत जबरदस्त जुड़ाव इस दौर में बना, जो कि आजीवन उनके साथ चलता रहा और बड़े बड़े कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका उनको अपने बाद की जिंदगी में मिली। जैसे कि आप सबने सुना है अन्ना भाऊ साठे, आपने सुना है कॉमरेड अमर शेख, आपने और तमाम लोगों के नाम नहीं सुनेंगे जिनका महाराष्ट्र में, उनका महाराष्ट्र की संस्कृति में, कला में, सिनेमा में, साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। इन सब के साथ इनकी केवल दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से इनके कई मायने में गुरु भी थे। और जहाँ ये इनसे बहुत सीखते थे, ये बहुत कुछ उनको सिखाते भी थे। और बाद के अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कलाकारों को वो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अम्बेडकरवादी आंदोलन के नजदीक और बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन के नजदीक भी लाने में बहुत सफल रहे। तो ये उनका मतलब चलता रहा, पढ़ाई छूटती रही, काम वो करते रहे। और इस बीच वो बताते हैं कि एक बार उस चाल में ही डॉक्टर अंबेडकर को देखने का उनको मौका मिला। और डॉक्टर अंबेडकर के जो भाई थे बाला साहब, उन्होंने पता पूछा कि ये लड़का कौन है। और जब पता चला तो उसने बाबा से भी उसका तारुफ कराया कि ये फलाना फलाना है और इसके बाबा फलाने फलाने हैं, ये मतलब अपने ही इलाके का है। तो इतनी ही कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस तरह से परिचय हुआ। लेकिन वो यही से कहते हैं कि एक तरह से वो कॉमरेड अंबेडकर के बाबा साहब के भक्त बन गए और बहुत करीबी से उनकी बातों और उनके तमाम क्या वो कर रहे हैं उनके बारे में पता लगे। और वो खैर अपने गांव और अपने घर भी लगातार जाते थे। और 1923 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। एक एडवोकेट बोले थे जो बम्बई की असेंबली के सदस्य थे, और वहां पर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया कि जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर छुआछूत का अंत होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान से किसी भी दलित या उनको जो अछूत कहा जाता था उस जमाने में, उसको बाहर रखना कानून के खिलाफ होगा। ये प्रस्ताव 1923 में असेंबली में पारित हुआ। और उसके बाद कॉमरेड मोरे ने महाड़ में जो दलितों की बस्ती थी, जो महार बस्ती कहलाती थी, महारवाड़ा, वहां पर उन्होंने तमाम लोगों को जुटाया जो दूसरे उपजातियों के भी थे, और कुछ जो प्रगतिशील जिसको कहना चाहिए सवर्ण लोग थे, वो भी उसमें शामिल हुए। और उन लोगों ने फैसला लिया कि वो वहां पर एक दलितों का सम्मेलन, एक उनके अधिकारों के लिए सम्मेलन आयोजित करेंगे। ये सन 23 की बात है। और वहां पर उनका ये निर्णय था कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्ष उस सम्मेलन का बनाएंगे, इसके लिए वो उनको आमंत्रित करेंगे। अब आप देखिए कॉमरेड मोरे में कितनी मतलब आत्मविश्वास था कि वो फौरन बम्बई गए। और उस जमाने में पता नहीं आप लोग जानते, वहाँ एक दामोदर हॉल नाम की जगह है, वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर को एक दफ्तर मिला हुआ था। वो पहले मूक नायक नाम की पत्रिका भी वहीं से छापते थे, अपने भाई के साथ वो वहीं थे। तो कॉमरेड मोरे गए और उन्होंने किसी परिचित को अपने साथ ले जा करके सबसे पहले तो जो बाला साहब थे उनसे बात की। उनके वो बहुत करीब हो गए और उनसे उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को वहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं, आप हमारी पैरवी कीजिए, आप उनसे कहिए। तो खैर डॉक्टर अंबेडकर से बात हुई, लेकिन
उन्होंने टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, वो हम जानते हैं कोंकण के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, मैं वहाँ क्या आके करूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन कॉमरेड मोरे ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा और समझ लीजिए कि 2-3 साल लगातार वो डॉक्टर अंबेडकर के पास जाते रहे और उनको राजी करने का काम वो करते रहे। इस बीच वो डॉक्टर अंबेडकर के भी बहुत करीब हो गए और उन्होंने वहीं रह करके, उन्हीं के साथ रह करके, उन्हीं के ऑफिस में रह करके एक नई पत्रिका, जिसका वो मूक नायक नहीं था, वो एक दूसरे नाम से, अभी वो मैं उसको बहिष्कृत भारत के नाम से एक पत्रिका वहां पर शुरू की गई। ज्यादातर उसको वही लिखते थे और रात को वही सोते थे और बीच बीच में अपना कोंकण भी आते थे ताकि वहां भी उनका संपर्क बना रहे। और जो उनका सपना था बाबा साहब को कोंकण लाने का, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और हर मौके पर वो बाबा साहब से कहते रहते थे कि आपको वहाँ चलना ही पड़ेगा। इसके बाद 1924 में जब उन्होंने फिर आग्रह किया तो बाबा साहब थोड़ा सा नरम पड़े। फिर 1925 में मतलब कॉमरेड मोरे ने कहा कि 1925 में वो एक सम्मेलन वहां पर आयोजित करेंगे। तो बाबा साहब ने वहां पर एक अपने प्रतिनिधि को भेजा उस सम्मेलन में और उस सम्मेलन में करीब 5,000 लोग जुटे। तो ये जो खबर पहुंची बाबा साहब के पास तो वो काफी प्रसन्न हुए और उनको लगा कि हाँ, वहां जाना उनके लिए मुनासिब होगा। लेकिन इस बीच में 1926 में, और इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है, महाड सत्याग्रह के बारे में तो सबको पता है या पता होना चाहिए, लेकिन 1926 में जो दासगांव गांव है, जो कॉमरेड आरबी मोरे का गांव था, उसमें भी एक बड़ा था जिसका पानी मतलब अछूत नहीं पी सकते थे। तो दासगांव में उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ ऐलान किया कि कोई अगर हमको रोकेगा तो ये कानून का उल्लंघन होगा। और लोगों को ले जा करके उन्होंने उस दासगांव के तालाब का पानी सब लोगों ने मिलकर के पिया। और चूंकि वो पारित हो चुका था प्रस्ताव, इसलिए पुलिस भी वहाँ उनकी सुरक्षा में आई और जो लोग विरोध में थे वो खामोशी रहे। ज्यादातर लोग या तो खामोश थे या समर्थन कर रहे थे। और खैर दलितों में और उनके समर्थकों में तो बहुत इससे उत्साह पैदा हुआ। और इसकी जानकारी डॉक्टर अंबेडकर को भी जब मिली तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि हाँ, ये महाड में जो सम्मेलन है इसको ये ठीक से आयोजित कर पाएंगे और महाड सत्याग्रह भी सफल होगा। तो उन्होंने आखिरकार स्वीकार किया कि वो महाड आएंगे और सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये जो पहला सम्मेलन, क्योंकि आप लोग को याद रखना चाहिए कि 1927 में महाड में 2 सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन वो जो बड़ा तालाब था उसके पानी को पीने का फैसला लेकर के तय किया गया था। तो इस सम्मेलन में जो मार्च के महीने में हुआ, मेरे ख्याल से 19 और 20 मार्च हुआ, तो इस सम्मेलन में बाबा साहब आए और मतलब 5-6 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। वो ज्यादातर कोंकण क्षेत्र के ही थे और वहाँ बाबा साहब ने स्पीच दी और जो ये मनुस्मृति है उसके बारे में भी वो बोले और उसके बारे में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया उसके खिलाफ। और दूसरे दिन वो निकले उस तालाब की। अब इस बीच में आपको ये बता दूं कि वही आदमी जिसका नाम है धाराप, जिसने स्कूल की बिल्डिंग का वो मालिक था और उसने कहा कि कोई अछूत बच्चा इस बिल्डिंग में नहीं बैठ सकता है, जिसकी वजह से कॉमरेड मोरे की पढ़ाई उस वक्त छूट गई थी। वही जो धाराप था वो एक
केस उसने लगाया जिसमें उसने ये दावा किया कि ये जो तालाब है ये सार्वजनिक नहीं है, ये लोगों की निजी संपत्ति है और इसलिए यहाँ पर अगर कोई आएगा जबरदस्ती पानी पीने तो उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने किया। तो माफ कीजिएगा, ये बात की बात है। अभी क्या हुआ कि 20 तारीख को सुबह पूरी भीड़ वहां से निकली और उन्होंने जाकर के वहां उस तालाब का पानी पिया, लेकिन पूरे इलाके के जो सवर्ण लोग थे और इसमें आगे थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये लोग एक मंदिर में घुस करके मंदिर को तोड़ने जा रहे हैं। तो तमाम सवर्ण निकल करके आए और उन्होंने हमला कर दिया दलितों पर। बहुत सारे जो आगे आगे चलने वाले नेता थे वो बहुत बुरी तरह से मार खाए। कॉमरेड मोरे बाकी लोगों ने बाबा साहब को बचा लिया और उनको उस हालत में काफी मतलब लोग लहूलुहान थे, क्या कहें, गंभीर चोटें भी आई थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि पानी तो उन्होंने पिया था। उनका सत्याग्रह उस मामले में सफल था, उन्होंने उस तालाब का पानी पिया। तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर तुरंत वापस चले गए बम्बई और यहाँ लोगों ने तय किया कि ये जो हमला हुआ है इसका जवाब दिया जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि हाँ, जवाब दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये तय किया कि हम लोग फिर एक सम्मेलन करेंगे जो दिसंबर में तय हुआ और इस बार हम लोग फिर जाएंगे और उस तालाब का पानी फिर पिएंगे, इस तरह का फैसला था। इस बीच धारप कोर्ट गए और उन्होंने एक स्टे ऑर्डर ले लिया कि अभी फिलहाल सुनवाई हो रही है कि इसका मालिक कौन है तालाब का, जब फैसला हो जाएगा तभी तय होगा कि कौन पानी पी सकता कौन नहीं। तो अब की बार कॉमरेड मोरे और उनके तमाम साथियों ने भी पूरा फैसला कर लिया कि वो तैयारी डॉक्टर अंबेडकर को ले जाएंगे और तैयारी के साथ अगर कोई हमला होता है तो उसका मुकाबला भी करेंगे। और इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई कि कॉमरेड मोरे ने तमाम युवा मजदूरों को इकट्ठा किया बंबई में और उन्होंने उनकी एक वॉलेंटियर फोर्स तैयार की और उसका नाम जो दिया गया वो एक सेना के नाम से उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से अंबेडकर सेना के नाम से उन्होंने उसका नाम दिया और यही बाद में इसका नाम बदला गया। हाँ, इसका नाम पहले अंबेडकर सेवा दल दिया गया इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में। और उन लोग सबके यूनिफॉर्म्स थे, इकट्ठा करके यूनिफॉर्म्स बनाए गए, उन्होंने मार्चिंग सीखी, सलूट देना सीखा, पूरा परेड करना सीखा और अंबेडकर सेवा दल इसका नाम था। लेकिन इसके बाद इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर ने ही समता सैनिक दल रखा और इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण और ओजस्वी इतिहास रहा है। नागपुर में बताया जाता है कि जब भी सवर्ण लोग दलितों पर हमला करते थे तो ये समता सैनिक आगे आकर के उनका मुकाबला करता। और कई लोगों का ये मानना है कि आरएसएस भी इस समता सैनिक दल को खत्म करने इरादा रखती थी और काफी झड़पें भी दोनों के बीच में हुई। ये बात याद रखने की जरूरत है। तो जब डॉक्टर अंबेडकर को लाने की बात हुई तो अब की बार ये तय हुआ कि उनको पानी के रास्ते से यानी नाव में लाया जाएगा। और एक जगह है भाव का धक्का कहते हैं, माझगांव डॉक बंबई में, वहां पर जब उनको विदा किया जा रहा था तो ये जो अंबेडकर सेवा दल था इनके जवानों ने उनको सलामी दी और मार्च किया और काफी उनका प्रभावशाली मामला रहा। डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत खुश थे और फिर वो कॉमरेड मोरे के साथ यहाँ महाड नाव में पहुंचे और 25 को कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे वहां पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया और उनको लेकर के चले गए और कहा कि नहीं, आप वहाँ तालाब की तरफ नहीं जा सकते हैं और आपको लोगों को समझाना पड़ेगा।
तो डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी बातें वगैरह उनसे कहीं और उनको ये कहा कि ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं लोगों को समझाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कोई इस तरह से टकराव की स्थिति ना हो। तो उनको प्रशासन ने कॉन्फ्रेंस में जाने दिया और कॉन्फ्रेंस के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी बात को रखा और कहा कि हम लोग रात में तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, कल हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत से लोग गरम दल था कि नहीं नहीं हम लोग प्रशासन के आदेश को तोड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, सोचते हैं। कुछ उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजिम और सरकारी अधिकारी भी थे, तो उनको भी परेशानी हो रही थी। खैर, जो बड़ा काम हुआ 25 की शाम को वो ये, और इससे डॉक्टर अंबेडकर की मतलब जो कार्यनीति के बारे में कितनी जबरदस्त समझ थी, कितने बढ़िया कार्यनीतिज्ञ थे वो सामने आता है कि उन्होंने फिर उसी शाम को 25 की शाम को ही ये मनुस्मृति को चलाने का कार्यक्रम रखा। तो अब इसमें तो बहुत ही जोश आ गया लोगों में। उन्होंने मनुस्मृति के बारे में बताया भी फिर से, और फिर सामूहिक तौर पे, क्योंकि इस सम्मेलन में पिछले सम्मेलन के अनुभव के बाद पूरे महाराष्ट्र के ही दलित आए थे और बताते हैं 10-15 हजार लोग वहां पर जमा हो गए थे। तो ये सारे लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ मनुस्मृति को जलाने में जुटे और ये ऐतिहासिक कार्य उस दिन हुआ। और हम लोगों को इसे खास तौर से याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि दलित आंदोलन के लिए मनुस्मृति को जलाना कितना महत्वपूर्ण थी। लेकिन यही इसका महत्व खत्म नहीं होता है। हम लोगों को सबको इससे सीख लेना चाहिए कि मनुवादी विचारधारा ही हमारे देश में समता और समान अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी हर तरह की मुक्ति की लड़ाई में सबसे बड़ा रोड़ा मनुस्मृति और मनोवादी विचारधारा है। और आज अगर हमारे देश में ऐसे लोगों की सरकार है जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को मानते ही नहीं है, मनुस्मृति को ही संविधान के रूप में इस देश पे लागू करना चाहते हैं, तो फिर हमें समझना होगा कि उनके खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए और दलित समाज को इस लड़ाई में पूरी तरह से भागीदारी करनी चाहिए। जिस लड़ाई को 25 दिसंबर को, जिस लड़ाई की का बिगुल डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं महाद में बजाया था, सुनाया था, उस लड़ाई को अंतिम मतलब पड़ाव तक पहुंचाने में दलित समाज के नेताओं को, युवाओं को सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए। और हम लोग सब साथ में हैं इस मनुवादी विचारधारा को खत्म करने में और मनुस्मृति को संविधान की जगह स्थापित करने वाले लोगों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने में हम लोगों को सब साथ जुटना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो वो घटना 25 तारीख की रात को घटी महाड में, जब 15-20 हजार लोगों ने मनुस्मृति को जलाया और नारों के साथ जलाया। और उसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर ने नेताओं के साथ बातचीत की कि कल हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपनी रणनीति तय की। और दूसरे दिन, क्योंकि लोगों में जोश बहुत था, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। मतलब जिस पुस्तक में वो तमाम नियम एक धार्मिक परंपरा के रूप में दर्ज किए गए थे, जो उनकी गुलामी की बुनियाद थे, उसको जलाने का काम एक किस तरह का उत्साह पैदा कर सकता है, ये हम लोगों के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है, समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भरपूर वो तमाम लोग थे, एक जबरदस्त जीत का उत्साह उनके अंदर था। इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई देखो, भी हम क्यों कानून तोड़े, हम क्यों गिरफ्तारी दें, हम एक बार तो उसका पानी पी चुके हैं, हम मनुस्मृति भी जला चुके हैं, और हम जानते हैं कि कानूनी लड़ाई भी ये लोग हार जाएंगे,
और उस तालाब का पानी हम लोग बार बार पिएंगे। जब ये बात उन्होंने लोगों के बीच में रखी तो उसको सबने मतलब जोश और उत्साह के साथ स्वीकार किया। किसी प्रकार की उनके अंदर मतलब वो हतोत्साहित नहीं हुए और एक बहुत बड़ी जीत की भावना लेकर के हजारों लोग अपने अपने घरों को वापस गए। इसके बाद कॉमरेड मोरे भी बाबा साहब के साथ ही बम्बई लौटे और जैसा कि मैंने कहा कि वो उनके साथ बहुत करीब रह करके उन्होंने काम किया। लेकिन इसके साथ साथ कॉमरेड मोरे के जीवन में और भी बहुत से नए रिश्ते, नए संबंध पैदा हो रहे थे। जैसा कि मैंने कहा वो मजदूरों की बस्ती में ही रहते थे, मजदूर बीच में ही रहते थे और जो लोग बम्बई नहीं जानते हैं वहाँ डिलायल रोड है, वहाँ परेल है, वहाँ ये सारे इलाके हैं जहाँ सूती मिल के मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं। वहाँ बीडीडी चाल है जहाँ पर केवल दलित सूती मिल के कामगार ही रहते हैं। तो इनके बीच में ये कॉमरेड मोरे रहते थे और उनके जीवन और उनके संघर्षों का वो हिस्सा बन गए और उनके माध्यम से वो जब उनके यूनियन मीटिंगों में जाने लगे तो वो जो उस जमाने के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कॉमरेड चिटनिस, कॉमरेड देशपांडे और दूसरे साथी उनके संपर्क में आए और कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में भी वो कुछ कुछ सुनने लगे, कुछ कुछ समझने लगे। वहाँ पर कम्युनिस्ट स्टडी सर्कल भी चलता था, उसमें भी वो जाते थे और उनके ऊपर फिर मार्क्सवाद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगा और उनको लगा कि एक तरफ मार्क्सवादी विचारधारा और मजदूर वर्ग के मुक्ति का संघर्ष और दूसरी तरफ दलित मुक्ति आंदोलन, इन दोनों को जोड़ के ही भारत जैसे देश में क्रांति संभव है और यही उनका इसके बाद का जीवन का लक्ष्य बन गया, जो मरते दम तक उनका लक्ष्य बना रहा। और वो रहते थे बाबा साहब के पास, वो काम करते थे बाबा साहब के पास, वो उनकी पत्रिका भी निकालते, वो उनके और भी तमाम कामों में लगते थे, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा को भी अपनाने लगे थे। इसलिए ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि जब उन्होंने फैसला लिया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी बाबा साहब को ही दी और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि मैंने फैसला ले लिया है सोच समझ कर, काफ़ी कुछ पढ़ करके, कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लूँगा। तो डॉक्टर अंबेडकर निश्चित तौर पे कुछ दुखी तो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे एक ऐसे हिम्मती अनुयायी हो जिसने मुझसे चोरी छिपे कुछ नहीं किया। मेरे बहुत सारे अनुयायी हैं जिन्होंने स्वार्थ के पीछे मुझे छोड़ा है और बड़े दलों को मतलब के साथ जुड़े हैं। स्वार्थ के लिए उन्होंने अपनी निष्ठा को एक तरह से बेच दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और बहुत ईमानदारी भी है, इसलिए मैं बहुत तुम्हारा सम्मान करता हूँ। और फिर उन्होंने मजाक में कहा कॉमरेड मोरे से कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी में जा तो रहे हो, लेकिन पता नहीं वहां तुम कै दिन बचोगे, क्योंकि उस पार्टी के नेता तो ज्यादातर ब्राह्मण हैं, तो वो तुमको कैसे बर्दाश्त करेंगे या रह पाओगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये कह करके वो मतलब उन्होंने विदा नहीं ली, क्योंकि उनका संबंध कभी नहीं टूटा। कॉमरेड मोरे हमेशा अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी मानते थे, हमेशा इस बात को कहते थे, इसके लिए लड़ते भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनने के बाद भी उनको कोई अंतर विरोध इसमें नहीं कभी दिखा कि वो एक तरह से कॉमरेड अंबेडकर के भी अनुयायी थे। कॉमरेड अंबेडकर ने जो दलित समाज के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा की, उसको जो एक वैज्ञानिक तरीके से उसके उत्पीड़न की जड़ों के बारे में समझाने का काम किया और मतलब जात के उन्मूलन के बारे में जो कुछ उन्होंने दलित समाज को समझाने की कोशिश की,
इन सारी चीजों का गहरा प्रभाव आजीवन कॉमरेड मोरे के मतलब जहन पर रहा। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी वो हमेशा दलित अधिकारों और मुक्ति की लड़ाई को मजदूर आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने की लड़ाई लड़ते रहे। अब ये जो समय था 1930 के बाद का, ये गिरनी कामगार यानी सूती के मजदूरों के लड़ाइयों का बहुत जबरदस्त समय था। और 1933 में कॉमरेड मोरे जेल चले गए क्योंकि वो मजदूरों के बीच में थे। उन्होंने शायद पुलिस वाले को धक्का दिया या कुछ किया, तो बहुत मारे गए और वो जेल चले। उसके बाद वो लौट करके आए। उसके बाद 34 में हड़ताल हुई। हड़ताल में उन्होंने एक कानून को तोड़ते हुए बड़ा जुलूस निकाला। आगे आगे थे, उनको पीटा गया और पीट करके गिरफ्तार करके उनको पहले अस्पताल पहुंचाया गया। वो अस्पताल से भाग निकले और कई बार अपने जीवन में भूमिगत रह करके उन्होंने एक आयोजनकर्ता की भूमिका को बहुत जबरदस्त तरीके से निभाई। लोग कहते थे भाई तुम जेल क्यों नहीं चले जाते हो, तो कहते थे नहीं, कम्युनिस्टों का काम जेल जाना नहीं, कम्युनिस्टों का काम लोगों के बीच में रह करके पुलिस से बच करके काम करते रहना है, यही कम्युनिस्टों का काम है। मतलब एक बहुत बड़ी सबक सीख है जिससे हम लोग सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके बाद जो टेक्सटाइल के मजदूरों की का पूरा आंदोलन था, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कॉमरेड मोरे का रहा। और जैसे कि मैंने कहा कि कला, संस्कृति, लेखन, ये भी सारी चीजें थी जिन पर उनका काफी मतलब कमांड था, काफी उसमें वो हुनरवान थे। और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे कॉमरेड्स कहते हैं अरे कम पढ़े लिखे लोग कैसे बड़े नेता बन सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग कैसे मतलब सैद्धांतिक रूप से परिपक्व हो सकते हैं। तो कॉमरेड मोरे तो 5वीं पास, उनकी पढ़ाई हमेशा छूटती रहती थी। उन्होंने खुद अपने आप को शिक्षित किया। वो हमेशा पढ़ते रहते थे, हमेशा लिखते रहते थे, कविता, नाटक, इसमें उनकी बेहद दिलचस्पी थी, गीत, इसमें बहुत दिलचस्पी थी। तो ये जो स्व शिक्षा का काम है जिससे हम लोग दूर भागते हैं, जिससे हम लोग मुंह मोड़ते हैं, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। हम सब को नेता बनना होगा। हमारे जो डीएसएमएम के तमाम साथी हैं उनको निश्चित रूप से जनवादी आंदोलन का, कम्युनिस्ट आंदोलन का नेता बनना होगा। लेकिन नेता बनने के लिए उनको स्व शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देना होगा, अपने आप को शिक्षित करना, मार्क्सवाद के बारे में, कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर के लेखन के बारे में उनको अच्छी तरह से मतलब ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कॉमरेड मोरे तो मतलब लालटेन रोशनी से पढ़ते थे। हम लोगों के घरों में तो बिजली है, बहुत सारे घरों में बिजली है। कॉमरेड मोरे के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे कभी नहीं होते थे। वो दूसरों के यहाँ से जुटाते थे पुस्तक और बैठ करके कीड़े की तरह उनको पढ़ते थे। तो इतना मतलब तपस्या करके उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और इसीलिए वो जिस संगठन में भी रहे उसके हमेशा नेता बन करके रहे। कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर से थोड़ा सा अलग होने के बाद जब वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए तो वो टेक्सटाइल के मजदूरों के नेता बने। टेक्सटाइल के मजदूरों के ही नहीं, वो बीएसटी यानी जो बसों की यूनियन है उसके भी नेता बने। वो सफाई कर्मचारियों के नेता भी बने। वो जो बंदरगाह के मजदूर है उनके भी नेता बने, क्योंकि यहाँ हर जगह उनके पास बहुत सारे संपर्क थे। ज्यादातर जो दलित थे जिनके बीच में उनका नेतृत्व बिल्कुल जाना माना था और वो इस पूरी भीड़ को बड़ी यूनियनों के साथ जोड़ने में कामयाब थे। और इन यूनियनों का नेतृत्व उनके हाथ में बहुत मतलब स्वाभाविक तरीके से सौंपा गया। यही नहीं कॉमरेड्स और साथियों, उनको हमेशा किसानों और खेत मजदूरों के जीवन से भी
लगाव रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि जो पहला किसान सभा का सम्मेलन हुआ 1936 में लखनऊ में, उसमें वो महाराष्ट्र के किसान सभा के डेलीगेट के रूप में आए, नेता के रूप में आए। और उनकी और कॉमरेड श्यामराव परुलेकर के साथ जो बहुत जबरदस्त संबंध था, उसका एक नतीजा ये भी था कि कोंकण के खेत मजदूरों और छोटे किसानों का भी उन्होंने मिलकर के बड़ा आंदोलन किया, बड़ा संगठन बनाया। और जो खोत व्यवस्था थी, मतलब जो एक जमींदारी के शोषण की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जो बहुत बड़ा जुलूस रायगढ़ से लेकर के बंबई तक आया, जिसमें कॉमरेड परुलेकर थे और जिसमें कॉमरेड मोरे भी नेता थे। और वो जो मार्च था, पहला लॉन्ग मार्च महाराष्ट्र के किसानों का और खेत मजदूरों का, उसने असेंबली को घेर करके कानून बदलने के लिए भी लोगों को मजबूर किया। तो ये भी एक तरह से हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मोरे ने जिस तरह से, और ये मैं बार बार आपके सामने दोहराना चाहूंगी कि कॉमरेड मोरे जहां भी रहे, जिस संगठन में भी रहे, वहां वहां उन्होंने जो दलित मुद्दा था, जो विशेष दलित उत्पीड़न का सवाल था, जो दलित गुलामी का सवाल था, उसको हमेशा उस बड़े आंदोलन, बड़ी लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके ही उन्होंने चैन की सांस ली। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा खानों में अपने आंदोलनों को बांटने के अब आदि हो गए हैं। किसान आंदोलन अलग, दलित अधिकार की लड़ाई अलग, महिला आंदोलन अलग, CITU ट्रेड यूनियन आंदोलन अलग। लेकिन जो कॉमरेड मोरे की एक बहुत बड़ी सीख है, और मैं इसको चाहे जितना दोहराऊं वो कम है, वो है कि शोषित हिस्सों की हर लड़ाई का बड़ा हिस्सा दलित उत्पीड़न की लड़ाई भी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर शोषित हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा दलितों का है। शोषित महिलाओं का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शोषित हिस्सा दलित महिलाओं का है। मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा, शोषित हिस्सा दलित मजदूरों का है। किसानों का, दलित मजदूरों का सबसे बड़ा शोषित हिस्सा दलित खेत मजदूर और दलित किसानों का है। तो ये बातें अक्सर हम लोग अपने काम के दौरान, अपने यांत्रिक तरीके से काम करने की प्रणाली के दौरान भूल जाते हैं। और ये भूलना शायद हमारे इन तमाम आंदोलनों का एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। क्योंकि अगर हम जो सबसे ज्यादा शोषित हैं, अगर उनके सवालों को हम बाकी और तमाम शोषण के खिलाफ लड़ाइयों के सवालों के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो लड़ाइयां कमजोर पड़ जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी कि वो कभी नहीं चूके। जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने तो उन्होंने देखा कि जो यूनियन का दफ्तर है, वहां भी दो घड़े हैं, एक दलित मजदूरों के लिए और एक गैर दलित मजदूरों के लिए। तो उन्होंने पहले पार्टी के अंदर इस बात को रखा। तो ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने दलितों के घड़े से पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन कॉमरेड इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक घड़ा हटा दीजिए ना। और उसके बाद से वो यूनियन ऑफिस से वो घड़ा हट गया, और उसके बाद से फिर किसी भी यूनियन ऑफिस में कोई इस तरह के दो घड़े की परंपरा देखने को नहीं मिली। लेकिन इसके लिए बोलना पड़ता है, इसके लिए खड़ा होना पड़ता है, ठीक हो करके अपनी बात को कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। और ये उनके अंदर भरपूर थी। हमेशा वो इस बात को लेकर के, दलित सवालों को लेकर के हर जगह अपनी बात को कहते थे, और अपनी बात को कहते ही नहीं थे, हमेशा लड़ते थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, बड़ा ही संघर्षशील उनका जीवन रहा। हर मोर्चे पर वो दिखाई देते थे। और
इसका नतीजा हुआ कि उनके परिवार को बहुत कष्ट झेलने पड़े। उनके पास कभी पैसे नहीं थे, किराया भी नहीं दे पाते थे, और होल्ड टाइमर के वेज के अलावा वो पार्टी से एक नया पैसा भी लेने को तैयार नहीं होते थे। इसका नतीजा अक्सर होता था कि वो तो कहीं जेल में होते थे या भूमिगत होते थे, और उनकी पत्नी और उनके छोटे-छोटे बच्चे कमरे के बाहर निकाल दिए जाते थे क्योंकि उनके पास किराया नहीं था। और एल्फिंस्टन ब्रिज के नीचे, रेलवे ब्रिज के नीचे, एक ठेले के ऊपर एक दूर के रिश्तेदार के साथ वो मतलब अपना गुजर बसर करने पर मजबूर हो जाते थे। खैर वहाँ कुछ दूसरे कॉमरेड्स ने उनको देखा, उनको वहाँ से ले गए, लेकिन उनकी ये कष्ट से भरा जीवन ये बहुत सालों तक चला। और इसी में एक दुर्घटना में मतलब एक स्टोव गिरने से एक उनका बच्चा जल के मर भी गया, वो घर पे थे भी नहीं। मतलब उनकी जो पत्नी थी सीता जी, उनको बहुत 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 तपस्या करनी पड़ी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कॉमरेड मोरे की एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि जिस मोर्चे पर वो जाते थे और जिस विचारधारा को वो स्वीकार करते थे, उससे वो अपने पूरे परिवार को भी प्रेरित करते थे। इसलिए सीता जी भी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनी, महिला मोर्चे पर बहुत सक्रिय रही, पार्टी का अखबार दूसरी महिलाओं के साथ लेकर बेचती थी। सबसे ज्यादा बेचने पर उनको लाल बैज भी मिला, और तमाम तकलीफ और अभाव के बाद भी वो अपने पार्टी का काम और अपनी महिला संगठन का काम कभी भी मतलब भुलाती नहीं थी, उसमें हमेशा सक्रिय रहती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये हम लोगों के आंदोलन और हम लोगों के सोच की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने परिवारों को शायद ये सोचते हैं कि कोई ये कष्ट न झेलना पड़े या अभाव न झेलना पड़े जो कम्युनिस्टों को अक्सर झेलना पड़ती है, या हम ये कह करके टाल जाते हैं कि हम उनको समझा नहीं पा रहे, वो हमसे सहमत नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, मेरा ये मानना है कि हम पूरी ताकत लगा करके अपने परिवारों को पहले तो छूट नहीं देते हैं, अगर हम पुरुष हैं तो महिलाओं को, कि वो भी आगे आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने, या फिर उनको बचाते हैं। लेकिन कॉमरेड मोरे का आप देखिए, उनकी पत्नी भी पार्टी में आई, उनके जो साले थे वो भी पार्टी में आए, उनका बेटा सत्येंद्र मोरे भी पार्टी में मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी उम्र के बाद आ गया और पार्टी का नेता बना, पार्टी का विधायक भी बना। और उनके जो पोते हैं सुबोध मोरे, जो आज हमारे साथ हैं, वो भी एक बढ़िया कार्यकर्ता और सीपीआईएम के मतलब बहुत निष्ठावान सदस्य हैं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। एक इतने अभाव के जीवन को जीने वाला कॉमरेड इतनी प्राथमिकता इस बात पर रखता है कि उसका पूरा परिवार एक कम्युनिस्ट परिवार बने। सब के सब बचपन में भी कॉमरेड मोरे जाते थे, गाने गाते थे, गीत गाते थे, नाटकों में काम करते थे। अभी तो वो है नहीं हमारे बीच, वरना वो भी आपको बताते, सुबोध बताएंगे। तो ये जो कला में दिलचस्पी है वो सुबोध में भी दिखाई देती है। सुबोध की बेटी भी अच्छी नाटक की कलाकार है। तो ये सब उन्होंने एक तरह से कॉमरेड मोरे से पाया है, जो बस यही चाहते थे कि जो कुछ उनके पास है, उनका समय, उनका हुनर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके पोते, सब कुछ कम्युनिस्ट आंदोलन को ही समर्पित हो, ये वो चाहते थे और ये उन्होंने करके भी दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद मैं बहुत सारे तफसील में नहीं जाऊंगी। वो आजीवन कम्युनिस्ट तो रहे, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। सन 53 में उन्होंने दलित सवाल पर कि इस पर क्यों कम्युनिस्ट पार्टी में प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए, इस पर सोच कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ त्रुटिपूर्ण है, समझ त्रुटिपूर्ण है, इसको बदलने की आवश्यकता है। ये नोट उन्होंने उस वक्त पॉलिट ब्यूरो को भेजा और कहा कि प्लीज आप इसको पूरी पार्टी में सर्कुलेट कीजिए। उसको सर्कुलेट भी किया गया, उस पर काफी बहस और डिस्कशन भी हुआ, लेकिन उससे भी कॉमरेड मोरे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उसके बाद
आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी काफी टकराव की स्थिति पैदा हुई और सन 64 में जब सीपीआईएम का जन्म हुआ तो कॉमरेड मोरे ने अपने आप को सीपीआईएम के साथ ही जोड़ा और उन्होंने एक बार फिर इसी सवाल पर कि दलित उत्पीड़न की जो समझ है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, इस पर फिर उन्होंने एक लंबा नोट पार्टी के नेतृत्व को भेजा। डिस्कशन ही हुआ, बल्कि अगर आप 64 के बाद जो पहली पार्टी कांग्रेस हुई सीपीआईएम की, उसमें जो कार्यक्रम पारित हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से दलित मुद्दे पर और दलित मुक्ति के मुद्दे पर और ये क्यों अनिवार्य है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य के लिए, इसको बहुत सटीक तरीके से और स्पष्ट तरीके से इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि कॉमरेड बीटी रणदीवे इसके बाद अपना बहुत जबरदस्त लेख लिखा, कास्ट क्लास एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया, और कॉमरेड ईएमएस नंबूदरीपाद ने भी कास्ट के सवाल पर एक बहुत अपना जिसको कहना चाहिए विस्तृत लेख लिखा और दोनों साथियों ने इस सवाल पर अपनी बात को लगातार वो, और कॉमरेड ईएमएस ने तो खैर बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ इसके बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कॉमरेड मोरे संतुष्ट थे और हम लोगों को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उनका जो नोट है वो तो मतलब सार्वजनिक है, वो कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है, आप लोग उसको प्राप्त कीजिए, मैं भी आपको भेज सकती हूँ, उसको आप लोग पढ़िए। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को वो नोट भेजा था उसी अंदाज में उसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने इसको इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी और मजबूत हो, कम्युनिस्ट आंदोलन और मजबूत हो। वो समझते थे कि ये एक आंगी है, जब तक इसमें क्लास और कास्ट, जाति और वर्ग दोनों की समझ बराबर से नहीं होगी। और अक्सर वो कहते थे कि हम लोगों ने देखा है मजदूर आंदोलन में, मजदूरों के संगठन में, कि जो वर्गीय चेतना है उस पर भी जातीय चेतना हावी हो जाती है। जो गैर दलित मजदूर हैं उनके लिए दलितों की बराबरी को मानना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक जरूरी काम है। तो ये जो अभी भी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के अंदाज में हमको उस पत्र को पढ़ना चाहिए, उस नोट को पढ़ना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉमरेड मोरे कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। कॉमरेड मोरे एक दलित चिंतक थे, एक दलित योद्धा थे जो दलितों की गुलामी को समाप्त करना चाहते और ये समझ करके कि उस गुलामी को समाप्त करने के लिए मजदूर आंदोलन का हिस्सा दलित आंदोलन को होना पड़ेगा, दोनों तरफ से इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी समझ ने उनको कम्युनिस्ट पार्टी में आजीवन रखा। ये बहुत समझने और सोचने की बात है। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये आपको बताना चाहूंगी कि जो उनका लेखन का काम था वो अंत तक जारी रहा। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली, लेकिन बाद में उन्होंने जीवन मार्ग नाम की पत्रिका को शुरू किया और उसका जो पहला अंक था वो 14 अप्रैल 1965 में, यानी सीपीआईएम के निर्माण के कुछ ही दिन बाद 14 अप्रैल 1965 को जीवन मार्ग का पहला अंक छपा। वो उसके संस्थापक भी थे, उसके संपादक भी थे, और वो फिर क्योंकि पार्टी के बहुत से हमारे नेता सीपीआईएम के भूमिगत थे, लेकिन बाद में वो सीपीआईएम का मुखपत्र बना और कॉमरेड रामचंद्र मोरे उसके संपादक बने रहे। लेकिन 14 अप्रैल सन 65 को जो पहला अंक उन्होंने छापा जीवन मार्ग का, वो आप सब जानते हैं बाबा साहब का जन्मदिन है और उसके पहले पन्ने पे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा चित्र था और उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में कॉमरेड मोरे का बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया अग्रलेख भी था। वो जो अंक है, एक तरफ वो सीपीआईएम का मुखपत्र है, दूसरी तरफ कॉमरेड मोरे उसके संस्थापक और संपादक भी हैं।
और उसके पहले अंक पर, पहले पन्ने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा चित्र है, वो उनका जन्मदिन है, उसी दिन पहला अंक निकलता है और उनके बारे में बड़ा लेख डॉक्टर कॉमरेड मोरे की तरफ से वहां पर प्रकाशित होता है। तो एक तरह से ये जो अंक है, इसी में ये दो धाराएं मिलती हुई दिखाई देती हैं, ये दोनों धाराएं मिलती हुई दिखाई देती हैं, जिनको मिलाना कॉमरेड मोरे का जीवन का लक्ष्य था। तो इसी को हमें समझ करके, इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके हमें कॉमरेड मोरे को उनके स्मृति दिवस के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। और उनका ये जो लक्ष्य है, जैसा कि मैंने कहा, इसको अपना लक्ष्य बना करके हर आंदोलन में, हर संगठन में दलित मुक्ति का सवाल जोड़ना, उसका अभिन्न हिस्सा उसको बनाना, ये समझ करके कि हर उत्पीड़न में सबसे बड़े हिस्सेदार दलित ही हैं। हमें अपना जीवन लक्ष्य कॉमरेड मोरे का जीवन लक्ष्य ही बनाना पड़ेगा, उसको अपनाना होगा। तभी हमारा ये आंदोलन, जो कई जगहों पर बहुत ही ठहराव की स्थिति में है, वो आगे बढ़ पाएगा और मुक्ति की ओर हम बढ़ेंगे। कॉमरेड शेखर, एक बात और मैं बता दूं कि जिस तरह से जीवन मार्ग के पहले अंक में बहुत कुछ हमको दिखाई देता है कॉमरेड मोरे के जीवन लक्ष्य के बारे में, जब कॉमरेड मोरे की मृत्यु हुई, यानी कल के दिन 1972 में, तो उनकी जो आम शोक सभा हुई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो अम्बेडकरवादी नेता थे, स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र, ये तमाम लोग आए और उन्होंने बहुत ही खुले दिल से कॉमरेड मोरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक ऐसा मंच था उस दिन जो हमारे लिए भविष्य में एक तरह से वही मंच है जो हम लोग आगे भी बनाना चाहते हैं, जिस मंच पर ये दोनों धाराएं एक साथ आकर के जुड़ेंगी, लाल धारा और नीली धारा। शुक्रिया।